हेलो फ्रेंड्स। सीटेट की जो टॉपिक वाइज क्लास है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मैं जब डीएलएड कर रही थी तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर में थी और उस टाइम सीटेट का पेपर आया था। तो मैंने सोचा चलो दे के देखते हैं। और मुझे इतना सब्जेक्ट्स के बारे में तब पता भी नहीं था, कुछ ही सब्जेक्ट जो बाल विकास था यानी सीडीपी था, और जो पेडागोजी से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट इसमें थे शिक्षण शास्त्र के, तो वो मुझे पसंद थे पढ़ने। तो मैं उनको अच्छे से पढ़ती थी, अच्छे से समझती थी। फिर मैंने उस टाइम पे सीटेट का पेपर आया तो मेरा वो सब्जेक्ट फेवरेट था और मैंने उसको पढ़ा अच्छे से। तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर हुए। मैंने एक दो कुछ क्वेश्चन, मैंने एक प्रैक्टिस सेट दिया जो मॉक टेस्ट आता है ऑफलाइन, मैंने उसको दिया। उसमें देखा तो मेरे मार्क्स जो थे वो क्वालिफाई कर रहे थे। तो मेरे अंदर थोड़ा आया, मैंने कहा चलो एक बार देके देखते हैं, पहला ही है तो क्या हुआ, पहला सेमेस्टर है तो क्या हुआ, देके देखते हैं। तो मैंने फर्स्ट टाइम वो पेपर दिया और मैंने वो दिया तो मेरा वो क्वालिफाई हो गया। तो उस पेपर देके हालांकि तब ये था कि आप अपेयरिंग में हो तो वैलिड नहीं होते हैं। उसके बाद में फिर नोटिफिकेशन आया कि आप वो वैलिड हो जाएंगे। उसके बाद भी मैंने जो है 3-4 से ज्यादा सीटेड जो है क्वालिफाई किए हैं। मेरे सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स हैं। तो मैं आपको देखिए बता देना चाहती हूँ कि सीटेट बहुत जिसको मानते हैं कि बहुत टफ नहीं है, लेकिन हाँ इसके अगर आप कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, अगर आपको इसका जो आप समझ गए कि किस तरीके से हमको आंसर देना है, किस तरीके से हमको क्वेश्चन की अगर आप प्रकृति समझ गए तो आप पेपर को जो है बहुत आसानी से क्लियर कर जाएंगे। जो कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जो कि मैंने चीजें की थी। अगर आप उसकी प्रकृति को समझ गए कि वो पूछ क्या रहा है, आपको आंसर कैसे देने हैं, तो आप उसको जो है अच्छे से क्वालिफाई कर जाएंगे। तो देखिए मैंने जिस बुक से पढ़ा था और मैंने जो है सारी डीएलएड की जो भी नोट्स थे उनसे मैंने पढ़ा था, पेडागोजी वगैरह। बाकी उसमें व्याकरण का तो ज्यादा रोल नहीं रहता है, तो इसी हिसाब से जो है मेरा क्वालिफाई हुआ। उसके बाद में फिर धीरे 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 एनसीईआरटी वगैरह मैंने पढ़ना स्टार्ट करी जब मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में थी। उसके बाद ही मैंने जो है सेकंड पेपर के लिए और फर्स्ट पेपर के लिए तो वही आप 3-4-5 की एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो भी सफिशियंट है। बाकी उसके बाद की मैंने एसएसटी के लिए एनसीईआरटी पढ़ी थी तो मेरे अच्छे नंबर आए थे। तो ठीक है, ये क्लास आज हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो कि आपको कैसे क्वालिफाई करना है या आप कितने नंबर 1-2 नंबर से रह रहे हो, तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बात करते हैं विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ उसके संबंध के बारे में। तो देखिए विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती रहती है, यानी जिसमें क्या है, गुणात्मक परिवर्तन तथा परिमाणात्मक यानी मात्रात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे ये गुणात्मक होती है और परिमाणात्मक होती है, तो ये निरंतर चलती रहती है। यानी बच्चे के जन्म से लेके मृत्यु तक ये जो प्रक्रिया है ये चलती रहती है। ठीक है, तो विकास क्या है कि ये गर्भ से लेके कब्र तक चलती रहती है। और इसमें जो परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन कैसे होते हैं, तो ये गुणात्मक भी होते हैं और मात्रात्मक भी होते हैं। और गुणात्मक परिवर्तन कैसे होते हैं, जैसे शिशु की उम्र बढ़ना और तथा संवेगात्मक नियंत्रण में परिवर्तन, विशेष जो है भाषा सीखने की क्षमता में परिवर्तन आदि जो है ये गुणात्मक होते हैं। परिमाणात्मक की अगर हम बात करते हैं तो शरीर का कद बढ़ना होता है, वजन बढ़ना होता है, बनावट आदि के बारे में जो परिवर्तन होते हैं उनको हम गुणात्मक परिवर्तन बोलते हैं। अब देखिए मात्रा में कैसे बढ़ता है, जब बच्चे की उम्र बढ़ती है। जैसे उम्र तो हमें नहीं दिखती है ना, जब हम अगर कोई बच्चा 5 साल का है तो उससे पूछते हैं कि बच्चा ये कितने साल का है, कहते हैं 5 साल का, तो उसका हम कद देख के अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ये क्या हो गया, ये हमारा जो है मात्रा में जो है गुणों में परिवर्तन हो गया है ना, गुणात्मक परिवर्तन हो गया। और मात्रा में कहेंगे तो बच्चे की जब हाइट वेट अगर हम नाप सकते हैं, जो देखिए जो परिवर्तन हम नाप सकते हैं उनको हम मात्रात्मक में रखेंगे, और जो हमारे विकास है यानी हमारी समझ कितनी है इसको हम जो है गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, बात करते हैं विकास को समझने के लिए 2 शब्द यानी वृद्धि और परिपक्वता को समझ लेना चाहिए। यानी वृद्धि विकास को समझने से पहले हम वृद्धि और परिपक्वता को समझते हैं। तो वृद्धि और परिपक्वता की अगर हम बात करते हैं तो ये परिमाणात्मक परिवर्तन से है, यानी ये परिवर्तन किससे है, तो ये परिमाणात्मक परिवर्तन से इसका संबंध है जिसे नापा जा सके। यानी बच्चे की ऊंचाई और भार में वृद्धि होती है। परिपक्वता एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम आंतरिक अभिवृद्धि तथा आनुवांशिक रूप से स्वतः निर्धारित तथ्यों द्वारा निर्देशित होता है।
एवं जिस पर जो प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी बच्चे का खिसकना, घुटने के बल चलना, खड़ा होना आदि, दौड़ना, ये सब क्या होते हैं, ये हमारी परिपक्वता के अंतर्गत आते हैं। तो कुल मिला के अगर दोनों के बीच में हम अंतर जानते हैं तो कैसे होंगे, जिनको हम, जो मात्रात्मक होती है, जिनको हम माप सकते हैं, वो हमारी मात्रा में आएंगे। जिनको हम, जो हमारी समझ होती है, जो हमारे सामवेगिक होते हैं, जो हमारे जिनको हम नाप नहीं सकते हैं, यानी हम, बच्चे में कितनी समझ आई है, बच्चे को कितना समझ में आया, नहीं 5 साल का बच्चा, उसकी हम हाइट नाप सकते हैं तो ये परिमाणात्मक हो जाएगी। लेकिन जिस बच्चे की हम हाइट नहीं नाप सकते हैं, यानी उसके अंदर कितनी समझ है, ये हम जो है परिपक्वता के अंतर्गत रखेंगे। अब बात करते हैं कि जो विकास की प्रक्रिया है, ये गर्भ से लेके मृत्यु तक होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। बाकी विकास क्या है, ये बहुआयामी एवं प्रासंगिक होता है, यानी विकास क्या है, ये किसी भी दिशा में हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि सीधा, प्रासंगिक होता है। बाकी क्या है, विकास की जो गति है ये व्यक्तिगत अंतर से प्रभावित होती है। ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी जो है सीटेट के पेपर में सीधे सीधे ये लाइनों से ही क्वेश्चन पूछ लेता है। बाकी देखते हैं कि विकास की जो प्रक्रिया है सिर से पैरों की ओर बढ़ती है। विकास जो है ये क्या है कि एक बच्चे का ये सिर है और ये पैर है, तो ये विकास क्या है, जो है बच्चे के सिर से लेके पैरों तक जो इसका प्रोसेस है ये चलता है। तो ये विकास क्या है, ये सिर से लेके पैर तक चलती है, यानी ऊपर से नीचे जाती है। जबकि मानसिक क्षेत्र में क्या होता है, मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। मानसिक क्षेत्र क्या होता है, मूर्त क्या होती है, मूर्त वे वस्तुएं होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं, है ना। जैसे बच्चा क्या होता है, मूर्त, जो हमें चीजें दिखाई देती हैं। मान लीजिए एक बॉक्स में चार 5 कुछ बॉल्स पड़ी हुई हैं, तो बच्चे की ये मूर्त समझ है। अगली बार से अमूर्त बच्चा क्या करेगा कि वो बॉल देखे बिना ही अपने माइंड में कर लेगा। जैसे माना x बराबर y, तो इस वाले जब हम क्वेश्चन करते हैं तो ये अमूर्त अवधारणा को हमारे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि क्या है कि विकास सामान्य अनुक्रिया से विशिष्ट अनुक्रिया की ओर थी। और विकास क्या होता है, ये सामान्य से विशिष्ट होता है। विकास हमारा क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट होता है, यानी पहले बच्चा सामान्य होता है, बाद में वो विशिष्ट की ओर जाता है। अगला विकास की प्रक्रिया क्या होती है, देखिए विकास तथा मानसिक विकास, शारीरिक विकास और मानसिक विकास में आपस में घनात्मक रूप से ये क्या है, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो ये घनात्मक रूप से संबंधित होते हैं। तो देखिए इसमें पूछेगा कि विकास के बारे में, तो देखिए ये जो है गर्भधारण से मृत्यु की ओर होती है, बहुआयामी होती है, और गति, जो व्यक्तिगत अंतर होते हैं इसको प्रभावित करते हैं। विकास की जो प्रक्रिया होती है सिर से पैर तक होती है, और मूर्त से अमूर्त होती है, और सामान्य से विशिष्ट होती है। इतना ही आपको विकास के बारे में जानने की जरूरत है। अगला हम वृद्धि। अब हम क्या करते हैं, हमने विकास के बारे में पढ़ लिया, वृद्धि हमने जान ली कैसे होती है। अब इन दोनों के बीच में अंतर को कैसे पहचानेंगे, तो देखिए वृद्धि, विकास और वृद्धि में अंतर करें तो वृद्धि से आशय क्या होता है कि ये मात्रा, मैंने आपको बताया कि वृद्धि क्या होती है, मात्रा में जिन चीजों को हम मेजर कर सकते हैं, जिन चीजों को हम माप सकते हैं, उनको हम मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन में रखते हैं। और विकास क्या होता है, ये परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक ही होता है। यानी मान लीजिए ये एक क्षेत्र है और ये हमारा वृद्धि है और ये हमारा विकास है। तो विकास के अंतर्गत हमारे क्या आएंगे, गुणात्मक, मात्रात्मक और जो है विकासात्मक, ये सारे परिवर्तन आ जाएंगे, है ना, शारीरिक मानसिक के। लेकिन वृद्धि के अंतर्गत सिर्फ हम जिनको मेजर कर सकते हैं वही, उन्हीं चीजों को हम रख सकते हैं। जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया, है ना, ये चीजें। समझ को हम वृद्धि के अंतर्गत नहीं रख सकते, क्योंकि समझ को हम नाप नहीं सकते हैं, हम उसको परिपक्वता के अंतर्गत रख सकते हैं। दूसरा देखिए किस आशय पे मान सकते हैं, वृद्धि से आशय क्या है, सामान्यतः शारीरिक परिवर्तन होता है, जबकि विकास से आशय क्या होता है कि शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक संगठन से होता है, जो कि मैंने अभी आपको समझाया। वृद्धि का मापन जो है वो सही से किया जा सकता है, लेकिन विकास को मापना कठिन है। इसका अवलोकन आप नहीं कर सकते, इसका आप अवलोकन कर सकते हैं। ठीक है जैसे अगर कोई बच्चा है, मान लीजिए 10 साल का बच्चा है, तो आप उसकी हाइट नाप सकते हैं कि वो कितने इंच का है, लेकिन उसके अंदर समझ कितनी है इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसको हम कुछ क्वेश्चन देके या उसको कुछ समस्या देके कि वो किस प्रकार से उसका समाधान करता है, उसको, उसका अवलोकन करके हम जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर जो है कितनी समझ डेवलप हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम वृद्धि और विकास के अंतर को पहचान सकते हैं। बाकी वृद्धि क्या है, एक समय तक रुक जाती है, जबकि विकास क्या है, निरंतर चलता रहता है। ठीक है, मैंने आपको बताया वृद्धि क्या है, जैसे आपकी जो हाइट है वो एक एज तक ही बढ़ेगी,
ऐसा नहीं है कि आप 40 में हुए तो आपके जो है शरीर के जो अंग है, नाक, कान, मुँह, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं, नहीं, एक सीमा तक बढ़ती हैं और एक उम्र तक बढ़ती हैं। लेकिन विकास क्या होता है, विकास में हमारी समझ आती है, जो हम मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये निरंतर चलता रहता है। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, विकास क्या है, ये निरंतर चलता रहता है। अगला हम विकास की अवस्थाएं देखते हैं कि विकास की जो अवस्थाएं हैं ये क्या होती हैं। तो देखिए, मनुष्य का जीवन माँ के गर्भ से प्रारंभ होता है। जन्म के बाद सामान्यतः विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है। इन अवस्थाओं के बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग राय दी है, यानी हर एक मनोवैज्ञानिकों ने अवस्थाओं के बारे में अलग अलग बोला है। तो रॉस और फ्राइड की अगर हम बात कर लेते हैं, इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई हैं, जबकि कॉलसैनिक ने 10 अवस्थाएं बताई हैं। पियाजे की बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीटेट के पर्सपेक्टिव से। और बाकी ब्रूनर की अगर हम बात करते हैं तो ब्रूनर ने भी इनकी 3 अवस्थाओं के बारे में बात की है। तो देखिए, अवस्थाएं हम सबकी पढ़ लेते हैं, लेकिन आपकी जो अवस्थाएं, कभी कभी डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लेता है अवस्थाओं से रिलेटेड, और जीन पियाजे से तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखते हैं, जो पूर्व प्रसूति काल है, जो पूर्व प्रसूति काल है, यह अवस्था गर्भधारण से लेके जन्म तक की होती है। यानी बच्चा जब पैदा नहीं होता है उसके पहले की जो अवस्था होती है उसको हम पूर्व प्रसूति काल कहते हैं। दूसरी अवस्था कौन सी मानी है, शैशव अवस्था मानी है इन्होंने। यह अवस्था जन्म से लेके 2 साल तक मानी जाती है, यानी 0 to 2 साल तक मानी जाती है। बाल्यावस्था की बात करते हैं तो बाल्यावस्थाओं को इन्होंने 2 अवस्थाओं में परिवर्तित किया है, मतलब विभाजित किया है। कैसे 2 अवस्थाओं में किया है, इसमें पहली आ जाएगी आपकी 2 से 6 वर्ष, दूसरे में रखा है इन्होंने उत्तर बाल्यावस्था, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है, जिसको हम अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, और एक लेटर चाइल्डहुड होती है। तो 2 से 6 होती है, और जो लेटर चाइल्डहुड होता है ये 6 से 12 होता है। बात करते हैं किशोरावस्था की, तो ये 12 से 18 साल की होती है। 5वीं अवस्था को इन्होंने विभाजित किया है युवा अवस्था में, जो कि 18 से 25 साल तक की होती है। वर्तमान में युवा जो है उसकी डिफिनेशन यानी 5 साल और बढ़ा दिए गए, यानी आप अगर 30 साल तक हैं तो भी आप युवा हैं। उसके बाद की अवस्था वाले हम प्रौढ़ में काउंट हो जाएंगे। प्रौढ़ावस्था 30 से 60 वर्ष की इन्होंने डिफाइन की है। 7वां है वृद्धावस्था, यानी 60 वर्ष से मृत्यु तक, यानी 60 वर्ष के अगर आप हो जाते हैं तो आप वृद्ध की कैटेगरी में आ जाएंगे। शिक्षा मनोविज्ञान व बाल मनोविज्ञान के लिए इसी अवस्थाओं का अध्ययन जो है महत्वपूर्ण, यानी जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह बाल मनोविज्ञान के लिए सभी अवस्थाओं का अध्ययन महत्वपूर्ण नहीं, यानी ये सारी अवस्थाओं के बारे में हमको नहीं पढ़ना है। हम अगर बात करते हैं जो बाल विकास के बारे में, तो हम प्रौढ़ावस्था की बात नहीं करेंगे, हम उसमें वृद्धावस्था की बात नहीं करेंगे, हम मात्र इन 3 अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे जो कि यहाँ पे दी हुई है। पहली हमारी है शैशवावस्था, दूसरी है बाल्यावस्था, तीसरी है किशोरावस्था। हम सिर्फ इन 3 अवस्थाओं के बारे में ही बात करेंगे। अगर हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ हमें 3 अवस्थाओं का अध्ययन करना है। जन्म से लेके 2 वर्ष तक की अवस्था होती है, जो कि ये शैशवावस्था के बारे में यहाँ हम बात कर रहे हैं। तो ये जन्म से लेके 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, पुनरावृत्ति, प्रयास व त्रुटिपूर्ण व्यवहार होता है बालक का, और वस्तु की प्रधानता होती है, छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे बा, पा, मा, चा, इस तरीके की जो है पुनरावृत्ति, यानी कि वो शब्दों को दोहराता है। बालक जो होता है छोटा, 2 साल का बच्चा, आपने देखा होगा आपके आसपास या फैमिली में होगा, तो बच्चा क्या है, वो शब्दों को दोहराता है और शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, बा, पा, मा, ऐसे करता है, और प्रयास करता है, बार बार प्रयास करता है। तो ये जो है शैशवावस्था की जो है विशेषता हो जाती है। अगली बात करते हैं हम बाल्यावस्था के बारे में। बाल्यावस्था को हमने 2 में विभाजित किया था। पहली है प्रारंभिक बाल्यावस्था, तो इसके बारे में बात करते हैं। ये 2 से 6 वर्ष मानी जाती है, और इस अवस्था में बालक क्या है, अधिकांशतः व्यवहार जो है जिद्दी स्वभाव के होते हैं। 2 से 6 साल का बच्चा आपने देखा होगा, और वो किसी चीज़ को देख लेता है तो वो जिद पकड़ लेता है कि मुझे यही चीज़ चाहिए। तो इस आयु के जो बच्चे होते हैं ये जिद्दी होते हैं, विरोधात्मक होते हैं,
आज्ञा ना मानने वाला होता है और बालक क्या है, खिलौनों से खेलना ज़्यादा पसंद करता है। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे हैं उनको अपने खिलौनों से भी बहुत प्यार होता है और वो जो है हमेशा खिलौनों से ही खेलना पसंद करते हैं और जिद भी बहुत करते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं होता है तो आपने देखा होगा फर्श पे लौट जाएंगे कि नहीं मुझे ये चाहिए ही चाहिए। तो वो बच्चे इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं ये जिद्दी स्वभाव के बच्चे होते हैं और इनमें नकल करने की प्रवृत्ति होती है। आप जैसे जैसे जो भी चीज़ें करेंगे बच्चा उसको क्या करता है, तुरंत नकल करके सीखता है उसको। इसके अलावा शारीरिक परिवर्तन भी इनमें बहुत तेज़ी से होते हैं और बालक अक्सर क्या है, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। आपने देखा होगा छोटा बच्चा जो है वो अपने खिलौनों से भी खेलता है, तो वो आपस में वो बोलता रहता है कुछ ना कुछ कि ये ऐसे हो गया, वैसे अपने आप से ही वो बोलता है, किसी से नहीं बोलता। अच्छा, इसको वाइगोत्स्की ने, आपने उनकी थ्योरी पढ़ी होगी, और जीन पियाजे ने, दोनों ने अलग-अलग बोला है। एक ने आत्मवाक बोला है, उन्होंने बोला है कि बच्चा क्या है, स्वयं को दिशा निर्देश देता है। ये मैं आपको इनकी थ्योरी पढ़ाऊंगी, बहुत अच्छे से मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी। ये देखिए इसमें दिया भी है कि 2 से 6 साल का जो बच्चा है ये आत्मवाक, इन्होंने अलग अलग बोला है, ठीक है। तो वो खुद से ही बात करता है, कुछ ना कुछ बोलता है और बालकों में जो संवेग हैं वो देखने को मिलते हैं। जैसे 2 से 6 साल का जो बच्चा होता है इनमें कौन कौन से संवेग देखने को मिलते हैं, तो पहला तो क्रोध हो गया, डर हो गया, डाह हो गया, खुशी हो गई, दुख हो गई, उत्सुकता हो गई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है जो प्रारंभिक बाल्यावस्था के बच्चे हैं इनमें कौन कौन से संवेग जो है वो डेवलप हो जाते हैं। तो क्रोध भी हो जाता है बच्चे के अंदर, गुस्सा भी आती है, डर का भी संवेग आ जाता है, खुशी भी जाहिर करता है और वो रोता है तो दुख भी जाहिर करता है। तो बच्चे में ये संवेग जो है वो डेवलप हो जाते हैं। बाकी बालकों को लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है, यानी बच्चों को नई नई चीज़ें देखना अच्छा लगता है, उनको घूमना अच्छा लगता है, बाहर ले जाना। आपने देखा होगा छोटा बच्चा है तो अगर आप कहीं भी जा रहे होते हैं, इनफैक्ट आप ऑफिस भी जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, तो बच्चे जिद पकड़ लेते हैं कि मैं भी जाऊँ, क्योंकि उन्हें लोगों से मिलना, चीज़ों को एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है। अब बात करते हैं, अब इसमें देखिए और बाकी क्या है कि बच्चों का ये जो इस उम्र में क्या होता है, बच्चों के साथ उनका दोस्ताना संबंध भी काफ़ी बढ़ता है, यानी उनको फ्रेंड्स बनाना बहुत अच्छा लगता है कि हाँ तुम मेरे फ्रेंड्स हो, और ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था में होती हैं। बात करते हैं उत्तर बाल्यावस्था की। तो उत्तर बाल्यावस्था में क्या है, यह अवस्था 6 से 12 वर्ष की होती है। कुछ वैज्ञानिक इसको 6 से 11 वर्ष ही मानते हैं। अब यह अवस्था जिसमें बालक क्या है वो स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है, यानी 5 साल के बाद ही बच्चे का एडमिशन होता है, तो 6 साल का जब बच्चा होता है तो वो स्कूल में जाना प्रारंभ कर देता है। तो वो उसकी उत्तर बाल्यावस्था में ही वो स्कूल जाना प्रारंभ करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है किस अवस्था में बच्चे जो है, बाल्यावस्था में बच्चे जो है विद्यालय जाना प्रारंभ करते हैं। अब वो विद्यालय जाना प्रारंभ करते हैं तो बालक शरारत अधिक करते हैं। बच्चे हैं, कई सारे बच्चे वहाँ पे मिलेंगे तो उनको नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, सुन और सीखने को मिलेंगी, तो बच्चे बहुत शरारत करते हैं, समूह में रहना पसंद करते हैं। इस एज के जो बच्चे हैं इनको जो है समूह में रहना बहुत अच्छा लगता है। संवेग की जो अभिव्यक्ति है ये इनकी बदल जाती है और बालक स्वयं से संबंधित बातें अधिक करता है। यानी बच्चा क्या करता है, मैं ना, जैसे कोई भी बच्चा है जो उत्तर बाल्यावस्था का बच्चा है तो वो अपने बारे में बात करता है, जैसे मैं ना वहाँ गया था, मैंने ना ये चीज़ें खाई, मुझे ना ये पसंद है, मेरे यहाँ ऐसा होता है, मेरे यहाँ ऐसा। तो वो स्वयं के बारे में ही बोलना ज़्यादा पसंद करता है। अब बात कर लेते हैं हम, ये हमने बात कर ली उत्तर अवस्था के बारे में। अब बात करते हैं किशोरावस्था के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह अवस्था 12 से 18 के बीच में मानी जाती है और इस अवस्था में किशोरों में महत्वपूर्ण क्या होते हैं, ये शारीरिक परिवर्तन होते हैं, मानसिक परिवर्तन होते हैं। इसके अलावा इनमें क्या होता है, ये सामाजिक और जो संज्ञानात्मक विकास होते हैं ये काफ़ी तेज़ी से होता है। इस अवस्था में क्या होती है, बहुत ही ऊंची बच्चों में महत्वाकांक्षाएं हो जाती हैं, यानी बच्चे क्या करते हैं, ऊंची जो आकांक्षाएं होती हैं, कल्पनाएं, नई आदतें और व्यवहार में भटकाव आदि क्या होते हैं, किशोरों में देखने को मिलता है। यानी इस एज के जो बच्चे हैं ये बहुत ही एक तरीके से माने दीवा स्वप्न में होते हैं, है ना। नई आदतों को सीखते हैं जिसमें अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, आपने देखा होगा इसी एज के बच्चे नशा वशा करने लग जाते हैं, तो वो क्या हो गया, व्यवहार में भटकाव भी कई किशोरों में देखने को मिलता है। कुछ क्या होते हैं, कुछ जो किशोर होते हैं उनको सही दिशा निर्देश मिलते हैं, वो अच्छे से समझ जाते हैं, तो वो जो है लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें करते हैं, है ना। अब अगला बात करते हैं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं ये वंशानुक्रम भी होते हैं,
अब वंशानुक्रम का पहले तो हम वंशानुक्रम में पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो देखिए बालक के विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण होते हैं, जिनमें वंशानुक्रम जो है, वंशानुक्रम भी होता है और वातावरण भी होता है, लेकिन पहले हम वातावरण के बारे में पढ़ेंगे, बाकी इसी से रिलेटेड जो है हम आपको बता रहे हैं। वंशानुक्रम में क्या होता है, बालक का क्या होता है, रंग और रूप, लंबाई, शारीरिक विकास, बुद्धि और जो तार्किक क्षमता और स्वास्थ्य पर जो आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है। यानी एक बच्चा कैसा है तो इसका आनुवंशिकता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर उसकी मदर या फादर दोनों में किसी का कलर जो है वो ब्लैक है तो बच्चा उसी कलर का होगा, या दोनों में किसी माँ का या फादर का कलर अगर वाइट है तो दोनों का मतलब बच्चे का वाइट भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है। अगर उनकी माँ बहुत इंटेलिजेंट है और या फिर फादर बहुत इंटेलिजेंट है तो बच्चा बहुत जो है इंटेलिजेंट हो सकता है। मदर या फादर में किसी की आंखों का कलर ब्राउन है या ब्लैक है तो बच्चे की जो आंखों का कलर है, बच्चों की जो शारीरिक बनावट है, रचना है और मानसिक जो चीज़ें हैं, ये उनके माँ बाप पर ही डिपेंड करती हैं या उनके फैमिली में जो लोग होते हैं उन पर निर्भर करती हैं। तो बच्चा क्या है, ये वंशानुक्रम का बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगला है पौष्टिक आहार का। तो देखिए शिशु जब गर्भ में होता है तब से ही माँ का जो पौष्टिक आहार लेना, माँ को क्या है पौष्टिक आहार लेना चाहिए, और जन्म के बाद बच्चे को, बालक को क्या है पौष्टिक आहार मिलेगा, तभी उसका शारीरिक और मानसिक विकास जो है वो समुचित ढंग से हो पाएगा। यानी प्रेगनेंसी में ही आपको जो है अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद भी प्रेगनेंसी में तो आपने मान लीजिए बहुत ध्यान दे दिया, लेकिन जब बच्चा जब आता है उसके बाद आपने उसकी डाइट पे ध्यान नहीं दिया तो बच्चे का जो पूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक विकास है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगला इनकी वृद्धि की बात करते हैं। तो देखिए वृद्धि क्या है, बुद्धि की बात करते हैं। तो देखिए बुद्धि क्या है, ये तीव्र बुद्धि बालकों में जो सामाजिक हैं, संवेगात्मक हैं और संज्ञानात्मक विकास हैं, ये अधिक देखा जाता है। बल्कि मंद बुद्धि की अगर हम बात करें या फिर औसत से कम बुद्धि वाले बालकों की बात करें तो इनका जो विकास है ये अपेक्षाकृत जो है वो कम होते हैं। इसके अलावा बात करते हैं हम अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव। ये कैसा प्रभाव पड़ता है, तो देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले जो स्राव होते हैं ये बालक के जो शारीरिक और मानसिक विकास को बहुत प्रभावित करते हैं। फिर है लैंगिक विभिन्नता भी पाई जाती है, लैंगिक भिन्नता। तो इसमें देखिए बालकों की अपेक्षा बालिकाओं का जो मानसिक विकास है ये पहले पूर्ण हो जाता है। यानी माना जाता है ऐसा होता है कि लड़कियां जो हैं इनका माइंड पहले ही डेवलप हो जाता है, बल्कि परिपक्वता के लक्षण भी बालिकाओं में बालक की अपेक्षा जल्दी विकसित होने लगती हैं। इसलिए आपने देखा होगा, बड़े बुजुर्गों से आपने सुना होगा कि लड़कियां जो हैं जल्दी बड़ी हो जाती हैं। तो बड़ी होने का इन द सेंस यही है कि उनका जो शारीरिक और मानसिक विकास है ये जल्दी परिपक्व हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पे वातावरण के बारे में। तो देखिए बालक जिस भौतिक परिवेश में रहता है उस परिवेश में मौसम है, तापमान है, वहाँ की ऊंचाई है, समाज है, संस्कृति है आदि का भी प्रभाव जो है उसके संवेगात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास पर पड़ता है। अधिगम और विकास की जटिल रूप में अंतः संबंधित है। यानी जो अधिगम है और विकास है ये जटिल रूप से अंतः संबंधित होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है वृद्धि और विकास का कैसा संबंध है। तो वृद्धि और विकास जो है जटिल रूप से अंतः संबंधित होते हैं। कोई भी 50-50 नहीं होता है। आप कह दीजिए 50-50 नहीं होता है, कहीं पे कम होता है कहीं पे ज्यादा, लेकिन दोनों का होना बहुत जरूरी है। दोनों एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। वहीं वातावरण समृद्ध और विविधतापूर्ण हो तो विकास क्या होता है, वो अच्छा होता है। यानी अगर आपका वातावरण अच्छा है, अगर आपका बच्चे का अगर इन्वायरमेंट अच्छा है तो बच्चा चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख पाता है, समझ पाता है, उसका जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से हो पाता है। तो जो अनुवांशिक जो चीज़ें होती हैं उसका तो प्रभाव पड़ता ही है। मान लीजिए अगर किसी बच्चे के माता पिता दोनों में कोई एक इंटेलिजेंट है तो बच्चा तो होगा, लेकिन उसको वो इन्वायरमेंट भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को कहीं जंगल में जाके छोड़ आइए तो फिर उसका उस हिसाब से विकास होगा। तो ये तो अनुवांशिकता की तो बात हो गई कि हाँ उनके मदर या फादर में दोनों कोई है इंटेलिजेंट तो बच्चा भी होगा, लेकिन कैसे होगा, उसको वो इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, वो चीज़ें सिखानी चीज़ें वो रहे तब उसको वो चीज़ें मिल पाएंगी। ठीक है, उपरोक्त के अलावा बालक के विकास को प्रजाति, धर्म और रोग आदि भी प्रभावित करते हैं। यानी बच्चा किस प्रजाति का है, यानी बच्चा जानवर का है या फिर इंसान का बच्चा है या किस तरीके से, तो प्रजाति पर भी निर्भर करेगा।
धर्म पर भी निर्भर करेगा और रोग, यानी बच्चे को बचपन से ही कोई बीमारी ना हो गई हो, है ना, डिसलेक्सिया, डिसअफेसिया, अभी कई सारे जो भी रहते हैं, बच्चे को इस तरीके से कोई चीज़ें ना हो गई जिसकी वजह से उसका मानसिक विकास जो है वो कार्य अच्छा तरीके से डेवलप ना हो पाया हो। मानव की जो वृद्धि व विकास के कुछ महत्वपूर्ण पक्ष भी होते हैं। तो विकास जो विकास है मानव का, ये विभिन्न पक्षों में होता है, जैसे शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, इसके अलावा सामाजिक विकास भी होता है, संवेगात्मक विकास होता है, क्रियात्मक विकास होता है और नैतिक विकास होता है। इसके अलावा संज्ञानात्मक विकास भी होता है। तो शैशवावस्था और शारीरिक विकास की अब हम बात करते हैं कि शैशवावस्था में जो बच्चे का शारीरिक विकास है ये कैसे होता है। तो शारीरिक विकास की दृष्टि से शैशवावस्था की अगर हम बात करें तो विकास की जो महत्वपूर्ण अवस्था होती है कौन सी, तो ये शैशवावस्था जो है ये विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, शिशु का जो शारीरिक विकास है ये जन्म से पूर्व गर्भावस्था में ही प्रारंभ हो जाता है। यानी बच्चे का जो विकास है, आपने देखा होगा पहले क्या है, जब गर्भ में बच्चा होता है तो एक छोटा सा एक जो है मटर के दाने के इतना हो रहता है, फिर धीरे 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 बढ़ता 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 जो है वो एक बच्चे का रूप ले लेता है। तो विकास क्या है, ये गर्भ से पूरी यानी गर्भावस्था से ही स्टार्ट हो जाता है। शारीरिक विकास से तात्पर्य क्या है, तो शारीरिक विकास से तात्पर्य से शरीर के अंगों में वृद्धि, उनकी परिपक्वता एवं क्रियाशीलता से होता है। यानी शैशवावस्था में शरीर के विभिन्न अंगों का भी विकास जो है वो निम्नलिखित रूपों से होता है। तो किस प्रकार से होता है, पहला देखिए, आकार और भार में जो है वृद्धि होती है। यानी शैशवावस्था की जो संपूर्ण अवधि में बालक की लंबाई क्या है, लंबाई बालिका से अधिक होती है। यानी शैशवावस्था में अगर हम बात करें, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो लड़कियां हैं ये जल्दी परिपक्व हो जाती हैं, जल्दी बढ़ जाती हैं, लेकिन शैशवावस्था में क्या होता है कि बालिकाओं की लंबाई बालिका की लंबाई से अधिक रहती है। यानी बालक जो है लंबे रहते हैं, बालिकाएं जो हैं वो छोटी होती हैं। जन्म के समय शिशु की लंबाई कितनी होती है, तो 51 सेंटीमीटर होती है, जो 6 वर्ष के अंत तक 108 सेंटीमीटर तक हो जाती है। वही 6 वर्ष के अंत तक जो है 108 सेंटीमीटर तक हो जाती है, 6 वर्ष के अंत तक 108 सेंटीमीटर तक हो जाती है। जन्म के समय शिशु का जो भार है कितना होना चाहिए, तो जन्म के समय जो शिशु का भार है ये 3 किलोग्राम तक होना चाहिए और 6 माह में दुगना अर्थात 6 से 7 किलोग्राम तक बच्चे का जो वजन है ये हो जाना चाहिए। नहीं मानते, एक स्वस्थ बच्चा जो है उसका वजन जो है 3 किलो का होना चाहिए और 6 महीने का अगर वो हो जाता है 6 से 7 किलोग्राम उसका वजन होना चाहिए। वही 1 वर्ष के अंत तक 3 गुना होना चाहिए उसका वजन। इस अवस्था के अंत तक जो है भार क्या है 5 से 6 गुना तक हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरे विकास के बारे में, तो मांसपेशियां मतलब शारीरिक विकास में ही मांसपेशियां एवं हड्डियों के विकास के बारे में। तो नवजात शिशु को मांसपेशियों के भार में भी धीरे धीरे आयु के साथ वृद्धि होती है। और क्या होता है कि शिशु की जो बाहें हैं, बाहों का जो भाग है उसमें विकास भी काफ़ी जो है अवस्था में तीव्र होता है। इसके अलावा क्या होता है कि ये प्रथम 2 वर्षों में भुजाएं दुगनी होती हैं और टांगे क्या है वो 1.5 गुनी होती हैं। मांसपेशियां काफ़ी दृढ़ होती हैं शिशु अवस्था में, शैशवावस्था में, और शिशु के हृदय की जो धड़कन है ये अनियमित होती है। यानी बच्चा जो है आपने देखा होगा जल्दी जल्दी सांस लेता है, छोटा बच्चा जो होता है शैशवावस्था में कई बार जल्दी सांस लेता है और इसकी जो धड़कनें हैं वो अनियमित होती हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ धड़कन में स्थिरता आ जाती है। यानी छोटे बच्चे की आप इस तरीके से हार्ट बीट चेक करेंगे तो बहुत तेज़ी से भागती है। आप अपने हार्ट पे हाथ रखेंगे तो देखेंगे कि वो 1 मिनट में जो है कितनी बार धड़कता है, यानी उनसे कम बार धड़कता है। ठीक है, अगला देखते हैं कि शैशवावस्था और मानसिक विकास के बारे में बात करते हैं। तो शैशवावस्था और मानसिक विकास का प्रमुख साधन क्या होती हैं, वो ज्ञानेंद्रियों की क्षमता एवं गुणवत्ता का जो विकास है इनसे होता है। और इस विकास के अंतर्गत भाषा, टाइपिंग मिस्टेक है, भाषा, स्मृति, तर्क, चिंतन, कल्पना, निर्णय जैसी योग्यताओं को शामिल किया जाता है। बात करते हैं जन्म से प्रथम वर्ष की। तो जन्म से प्रथम वर्ष में क्रमशः क्या होता है, रोना है, हाथ पैर मारना है और जोर से आवाज़ करना, ध्वनि के प्रति आकर्षित होना। आप छोटे बच्चे को देखेंगे जैसे ही आप आवाज़ देंगे
कि कोई भी नाम ले लीजिए आप, तो वो उसको देख के आकर्षित होते हैं। आप खट 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 भी करेंगे तो भी वो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करना, माँ को देख के मुस्कुराना, वस्तुओं को पकड़ना। यानी बच्चा क्या है, 1 साल का बच्चा जो है वो माँ को अपनी पहचानने लगता है। वस्तुओं को पकड़ कर, कोई छोटा बच्चा है, किसी भी चीज़ को आप उसको पकड़ा दीजिए, वो सीधे अपने मुँह में ही डालता है उसको। कोई भी खिलौना हो, मिट्टी हो, कुछ भी हो, अपने मुँह में ही डालता है सीधे। 10 माह तक की अवस्था में जो है नाम बोलना बच्चा प्रारंभ कर देता है। यानी पापा, मामा, चाचा, इस तरीके के नाम लेना प्रारंभ करता है, वन वर्ड के। ना कि आप बोल दीजिए सीधे वो रमेश, मोहन, इस तरीके के नाम बोलने लगेगा, सीता, गीता, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो नाम बोलना प्रारंभ कर देता है। बाकी गेंद बोलना, जैसे ढक्कन बोलना, जैसे 1 साल का जो बच्चा होता है, डबल, जैसे आप उसको बोलेंगे तो वो पापा, मम्मा, ऐसे करके वो वर्ड जो है वो बोलने लगता है जोड़ जोड़ के। और गेंद फेंकना है, ढक्कन खोलना है, ताली बजाना है, आसपास के जो वातावरण है उनको पहचानना स्टार्ट कर देता है। यानी आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं वो पहचानना, कुछ बच्चे होते हैं जो अजनबियों को देख के उनके पास नहीं जाते हैं, लेकिन फैमिली का कोई भी मेंबर होता है तो उनके पास वो तुरंत चले जाते हैं। तो ये क्या है, ये इनका एक लक्षण होता है। बाकी वस्तुओं को छूना, तोड़-फोड़ करना, किसी भी चीज़ को आप दीजिए तो उसको खट-खट-खट फर्श पे मारने लग जाएँगे और उसको तोड़-फोड़ करने लग जाएँगे। तो ये इसी एज के बच्चों के लक्षण होते हैं। बाकी चलने का प्रयास भी जो 1 साल तक का बच्चा होता है वो करने लगता है। यानी 1 साल के बच्चे जो हैं मोस्टली प्रॉपर नहीं, लेकिन हाँ, चलने लग जाते हैं। दूसरे वर्ष की बात करते हैं तो 2 वर्ष की अवस्था होने पर शिशु क्या है, वाक्यों की रचना करने लगते हैं। यानी अब वो शब्दों को बोलने लगते हैं, यानी वाक्य बनाने लग जाते हैं। जैसे मम्मा, मैं आऊँगा, ये खाना है, पानी चाहिए पीना, इस तरीके के जो वाक्य हैं वो जोड़-जोड़ के बोलने लगते हैं। वस्तुओं का नाम बताने लगते हैं, ये पानी है, ये खाना है, यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, मम्मी के पास जाऊँगा, इस तरीके से क्लियर नहीं, लेकिन बच्चे जो है वो बोलने लगते हैं। और सरलता से चलने लगता है, अपनी अवस्थाओं को बताने मतलब अपनी जो आवश्यकताएँ हैं उसको बताएँ। उसको भूख लगती है, भूख को बताने लग जाता है, प्यास लगती है, वो प्यास को बताने लग जाता है। तो वो जो है अपनी आवश्यकताओं को बताने लग जाता है। अब बात करते हैं शैशवावस्था और सामाजिक विकास के बारे में। तो देखिए, शैशवावस्था और सामाजिक विकास की बात करते हैं। हमने अभी शारीरिक विकास के बारे में बात कर लिया, दूसरी अवस्था की बात करते हैं तो ये सामाजिक अवस्था है। जन्म के समय शिशु क्या है, एक सामाजिक प्राणी जो है वो नहीं होता है। यानी बच्चा समाज में तो रहता है, लेकिन उसे समाज में रहना नहीं होता है, तो सामाजिक प्राणी नहीं होता है। जैसे जैसे उसका शारीरिक मानसिक विकास होता है, वैसे वैसे उसका सामाजिक विकास जो है वो होता है। शिशु के सामाजिकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ उसके संपर्क से होती है। यानी बच्चा जब धीरे धीरे उनके बीच में खेलना प्रारंभ करता है, उनके बीच में रहना प्रारंभ करता है, तब उसमें जो है सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो जाती है। जन्म के कुछ दिनों तक बच्चे क्या है, सजीव व निर्जीव चीज़ों में भेद नहीं कर पाते होंगे। आपने देखा होगा कि अगर आप उसके टॉयज़ को मारेंगे, आप उसके खिलौने जो खेल रहा है, आप उससे कहेंगे, अगर कोई हाथी है, आप कहेंगे अरे हाथी चला, तो अगर वो गिर गया तो आप उसको मारने लग जाएँगे, तो उसको लगेगा कि हाँ, सच में इसको चोट लग रही है और इसको दर्द हो रहा है। तो बच्चे क्या है, सजीव और निर्जीव के बीच में भेद नहीं कर पाते हैं। माता-पिता तथा अन्य व्यक्तियों के बार-बार संपर्क में आने पर वे कुछ दिनों में ये भेद समझने लगते हैं। यानी जब वो सबके माँ-बाप के संपर्क में आता है, तब वो इस भेद को समझ पाता है। यहीं उसके सामाजिक विकास की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो जाती है। धीरे-धीरे बच्चा जब सबके संपर्क में आता है, तब वो जो है चीज़ों को पहचानने लगता है कि ये सजीव है और ये निर्जीव है। वहीं बात करते हैं शैशवावस्था के प्रथम 2 वर्षों तक शिशुओं का जो व्यवहार है, ये मूल जो है वृत्त्यात्मक होता है। वे स्वकेंद्रित होते हैं और अपना स्वयं का सुख उनके लिए सब कुछ होता है। यानी जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको सिर्फ़ अपने से मतलब होता है, बाकी उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता है। उनको अपनी चीज़ों से मतलब है, मेरा खाना, मेरे खिलौने, मेरा सब कुछ, और अब केंद्र में भी वो खुद को ही रखता है। ठीक है? 2 वर्ष की अवस्था पूर्ण करते-करते वह अपने माता-पिता एवं परिवार के सभी अन्य स्थायी सदस्यों के साथ हिल-मिल जाता है। यानी अपने परिवार के लोगों को पहचानने लगता है कि ये मेरी दादी हैं, ये मेरे दादा हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरी चाची हैं और ये मेरे नाना है, नाना। इस तरीके से वो चीज़ों को लोगों को समझने लगता है और पहचानने लगता है। कभी-कभी उनके कार्यों में सहयोग करने भी लगता है तथा अपने परिवार को सक्रिय सदस्य जो है वो समझने लगता है। आपने देखा होगा छोटे-छोटे बच्चे हैं, आप उनको जो है परिवार में हेल्प, अगर आप खाना दे रहे हैं तो वो भी खाना देने में हेल्प करता है, रोटी देने में हेल्प करता है, पानी दे रहे होते हैं तो ग्लास उठा के देता है। तो इस तरीके से छोटा बच्चा जो है वो आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट अवस्था देखते हैं संवेगात्मक विकास के बारे में। तो शैशवावस्था में संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है?
तो जन्म से ही शिशु का जो संवेगात्मक विकास है प्रारंभ हो जाता है। नवजात शिशु में तेज आवाज से भय और शारीरिक गति में बाधा डालने पर क्रोध और उसको थपथपाने पर दुलारने से प्रेम के संवेग की उत्पत्ति होती है। आपने देखा होगा बच्चों को अगर आप तेज आवाज में डांट देंगे तो तेज आवाज कर देंगे। आप पटाखे जब फूटते हैं तो वो डर जाते हैं। शारीरिक गतिविधियों में अगर आप वो कुछ भी कर रहे हैं, इवन वो खेल भी रहे हैं और आप उनको बार बार हटा रहे हैं तो उनमें वो गुस्सा हो जाते हैं। वहीं आप उन्हें सुलाने के टाइम में जब आप उन्हें थपथपाते हैं या लोरी गाते हैं, कहते हैं आ बच्चा सो जा ऐसे करते हैं, तो उनको पता रहता है कि ये हमारे साथ दुलार कर रहे हैं, यानी ये संवेग जो है बच्चे में डेवलप हो जाती हैं। तो जन्म के समय शिशु में संवेगात्मक प्रक्रियाएं केवल उत्तेजना मात्र होती हैं। जब वह 3 माह का हो जाता है तो कष्ट और आनंद के संवेग दिखाई पड़ते हैं। 6 माह की आयु में भय और क्रोध के संवेग दृष्टिगोचर होते हैं और 1 माह की आयु में जो शिशु क्या है प्रेम व उल्लास तथा 1.5 वर्ष की आयु में बच्चा ईर्ष्या का संवेग भी दिखाने लगता है। बच्चे जो है 1.5 वर्ष की आयु में बच्चे जलन की जो भावना होती है वो भी दिखाई देने लगती है। 2 वर्ष की आयु में बच्चे में क्या प्रसन्नता और आनंद, क्रोध और घृणा, भय भी दिखाई देने लगता है। आयु बढ़ने के साथ साथ संवेग की तीव्रता बढ़ने लगती है। लगभग 3 वर्ष तक की आयु पूरे करते करते क्या है शिशुओं में सभी संवेग क्या है वो सभी संवेगों का विकास हो जाता है। यानी बच्चों में सारे संवेग का जो विकास है ये 3 वर्ष की अवस्था तक हो जाता है। अब बात करते हैं शैशवावस्था में शिक्षा के बारे में कि शैशवावस्था में बच्चों को शिक्षा कैसे दी जाए। हमने बात कर लिया शैशवावस्था, सारी अवस्थाओं के बारे में हमने बात कर लिया, उनका विकास कैसे होता है बात कर लिया, कैसे कैसे विकास होता है ये बात कर लिया। अब सारे विकास के बारे में अब बात करते हैं कि उनको हम शिक्षा कैसे दें। तो देखिए शैशवावस्था की शिक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक सर्वाधिक अधिगम प्राप्त करता है तथा इस अवस्था में ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिससे शिशु का सर्वांगीण विकास हो सके। इस अवस्था में शिक्षा की व्यवस्था करते समय निम्न बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, यानी उपयुक्त वातावरण हो, यानी शिशु का जो विकास है ये उपयुक्त वातावरण में ही संभव हो पाता है। मैंने आपको बताया कि जितना आनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है उतना ही जो है वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। तो उसके शैक्षिक विकास हेतु घर एवं विद्यालय दोनों जगह अच्छे एवं उपयुक्त वातावरण के निर्माण का ही प्रयास करना चाहिए कि दोनों जगह का जो इन्वायरमेंट है ये अच्छा होना चाहिए। अब बात करते हैं उचित व्यवहार की। तो देखिए शैशवावस्था में बालक का जो शरीर है और मन है ये बहुत ही कोमल होता है और लचीला होता है, अतः उनका जो पालन पोषण है इनके माता पिता अभिभावकों को बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में यदि व्यवहार पूर्ण प्रेम पूर्ण नहीं रखा जाता है जो इन्वायरमेंट है, तो इससे बच्चे के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। डांटना, मारना, पीटना, भय, क्रोध दिखाने पर जो उसका विकास है ये अवरुद्ध हो जाता है। यानी बच्चों को जो है ये सारे संवेगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मतलब हम लोगों को बच्चों के प्रति ये सारे संवेगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी उन्हें डांटना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए, पीटना नहीं चाहिए, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगला है उचित पोषण। शिशु के शारीरिक विकास के लिए उचित स्वास्थ्यवर्धक भोजन की आवश्यकता होनी चाहिए व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि उनको इसकी आवश्यकता होती है संतुलित आहार की। संतुलित भोजन से बच्चे का जो शारीरिक विकास है ये उत्तम प्रकार से होता है, अतः इन बातों का अभिभावकों एवं अध्यापकों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। वहीं बात करते हैं जिज्ञासा और संतुष्टि की। तो इस अवस्था में शिशु की ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होने लगते हैं। इस माध्यम से यह विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के संबंध में प्रश्नों के माध्यम से अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने लगता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं ये बार बार पता नहीं कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये अपनी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं। तो आपको डांटना नहीं चाहिए, उनके क्वेश्चंस का आंसर देना चाहिए, और ये भी नहीं करना चाहिए गलत नहीं, उनको जो उसका आंसर जो है वो सही देना चाहिए। समुचित उत्तर ही आपको देना चाहिए, उसकी जिज्ञासा का समाधान करना चाहिए। नहीं तो जब बच्चे बड़े होंगे ना तो वो कहेंगे अरे इसका तो आंसर आपने गलत दिया था। तो इस तरीके से आपको उनको डील करना है। बात करते हैं मूल प्रवृत्तियों का प्रोत्साहन की। शिशु के व्यवहार का आधार उसकी मूल प्रवृत्तियां होती हैं। इन प्रवृत्तियों का दमन होने के कारण शिशु का जो विकास है यह अवरुद्ध हो जाता है और इसलिए उन्हें
शिक्षा प्रदान करते समय शिक्षक एवं अभिभावकों को बड़ा ध्यान रखना चाहिए, यानी जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं इसका बड़ा ध्यान रखना चाहिए। आत्मनिर्भरता की शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो शैशवावस्था में शिशु को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसे अपना कार्य क्या है स्वतंत्रता पूर्वक करने देना चाहिए। आपको उसमें जो है हेल्प तो कर देनी है, लेकिन ये नहीं कि आप उसको पूर्णता कर रहे हो। जैसा कर रहा है, जिस हिसाब से कर रहा है, आप उसमें स्कैप फोल्डिंग का काम कर सकते हैं, लेकिन पूरा काम आप उसको स्वतंत्रता पूर्वक करने दीजिए तथा शिक्षक द्वारा उसमें आत्मविश्वास की भावना भी विकसित करनी चाहिए। अगर बच्चा किसी भी प्रकार का कोई भी काम करके आ रहा है तो आप उसको मोटिवेट करिए, आप उसका आत्मोत्साह बढ़ाइए, जिससे बच्चा जो है आगे उस कार्य को करे। बात करते हैं आत्म प्रदर्शन के अवसर को, तो छोटे बालकों में आत्म प्रदर्शन की जो भावना है ये प्रबल होती है, यानी अध्यापकों एवं अभिभावकों को बच्चे की इस भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें इसके प्रदर्शन के लिए उचित अवसर भी प्रदान करने चाहिए। नेक्स्ट है खेल द्वारा शिक्षा। तो शिशु को खेल में क्या है जन्म से ही रुचि होती है। यह शिशु की सक्रियता का प्रमुख आधार होता है, यानी बच्चों को क्या है खेल में ही सिखाना चाहिए। खेल एवं क्रिया द्वारा शिक्षा किस प्रकार देनी चाहिए, ये इसी से रिलेटेड हो गया। यानी शिशु बहुत ही क्रियाशील होता है, इसलिए इस अवस्था में शिशु को पहले अकेले खेलने और फिर दूसरों के साथ खेलने के लिए अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। ठीक है, यानी बच्चा जब छोटा होता है तो वो खुद से ही खेलता है, बाद में बच्चों को क्या है सबके साथ खेलने के लिए, सामूहिक गतिविधियां करने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए। फिर है मानसिक क्रियाओं का अवसर उसे कैसे देना चाहिए। तो शैशवावस्था में मानसिक क्रियाशीलता बहुत तीव्र होती है, तब अध्यापकों एवं अभिभावकों को चाहिए कि बच्चे को ध्यान, तर्क, चिंतन, कल्पना आदि मानसिक क्रियाएं करने के लिए उचित अवसर प्रदान करना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो शैशवावस्था में हमने बात कर ली। अब बात करते हैं हम बाल्यावस्था और बाल्यावस्था में शारीरिक विकास के बारे में। तो बाल्यावस्था में शारीरिक विकास क्या है, वो कई रूपों में होता है। जैसे आकार और भार में परिवर्तन कैसे होता है, बाल्यावस्था की अब हम बात करते हैं, है ना। अभी तक तो हमने शैशवावस्था के बारे में पढ़ लिया। बाल्यावस्था में आकार एवं भार में कैसे होता है, तो इस अवस्था में शारीरिक विकास क्या है वो धीमा हो जाता है। आपने देखा जो है शैशवावस्था में तीव्र गति से हो रहा था, लेकिन बाल्यावस्था में ये धीमा हो जाता है। सामान्यतः 10 से 12 इंच तक ही बढ़ता है इनका जो आकार और भार है, तथा भार क्या है शैशवावस्था में लगभग 2 गुना हो जाता है। इस काल में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई में धूर्त गति से वृद्धि होने लगती है और वे लड़कों से लंबाई में लंबी और वजन में भारी हो जाती हैं। अभी तक आपने देखा था शैशवावस्था में लड़के लंबे हो रहे थे, लेकिन बाल्यावस्था में क्या है लड़कियां लंबी हो रही हैं, तो दोनों में परिवर्तन है। बात करते हैं हड्डियों की। तो बाल्यावस्था में बालकों की हड्डियों की दृढ़ता में वृद्धि होती है और हड्डियों की जो संख्या है उनमें भी वृद्धि होती है। बालक की हड्डियों में लचीलापन जो है वो कम होने लगता है और उनमें कड़ापन आने लगता है। बात करते हैं मस्तिष्क की। तो मस्तिष्क का विकास कैसे होता है, तो बाल्यावस्था में सिर के आकार में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। 10 वर्ष की आयु में बालक का मस्तिष्क का जो भार है वो पूरे शरीर के भार का 1/10 हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1/10 शरीर के भार का हो जाता है तथा इस अवस्था में आकार एवं भार की दृष्टि से मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है, किंतु क्रियाशीलता बढ़ती रहती है तथा परिपक्वता के बाद में आती रहती है। बात करते हैं दांत के बारे में। तो दांत क्या है, 6 वर्ष की आयु पर बालक के अस्थायी दांत गिरने लगते हैं। जो बच्चे के दूध के दांत होते हैं वो 6 साल की अवस्था तक गिरने लगते हैं, उसके स्थान पर स्थायी दांत आने लगते हैं। यानी 12 से 13 वर्ष की आयु तक का जो बच्चा होता है उसमें 28 दांत निकल आते हैं। और बालिकाओं के स्थायी दांत की अगर हम बात करें तो अपेक्षाकृत जो है जल्दी निकल आते हैं। स्थायी दांत निकलने से बालक की जो मुखाकृति है उसमें भी परिवर्तन आने लगता है। बात करते हैं मांसपेशियों और अन्य अंग की। तो बाल्यावस्था में मांसपेशियों का विकास जो है वो धीरे धीरे होता है, उनमें दृढ़ता आने लगती है, बालक का जो है पूर्ण नियंत्रण होने लगता है। तो इस अवस्था में बालक की सभी अंगों का विकास हो जाता है और इस कारण इन पर नियंत्रण करने में भी समर्थ हो जाता है। इन अवस्था में लड़के और लड़कियों के जो यौनांग है ये भी, इनका भी जो विकास है, जैसे महिलाओं में भी कई अंग के विकास हो जाते हैं और पुरुषों में भी दाढ़ी मूंछ आ जाती है और हृदय की धड़कन भी जो है वो सामान्य चलने लगती है। जैसे बच्चों में शैशवावस्था में आपने देखा था बहुत स्पीड से चलती है,
तो इसमें क्या है, सामान्य गति से आ जाती है। अब बात करते हैं बाल्यावस्था में मानसिक विकास के बारे में। तो मानसिक विकास के बारे में बात करते हैं तो जो बाल्यावस्था में बालक के शारीरिक विकास के साथ साथ उनकी मानसिक आयु भी बढ़ती है और मानसिक क्रियाओं में परिपक्वता भी दिखाई पड़ती है। छठे वर्ष में बालक की जो वृद्धि है, ये मानसिक शक्तियों का पर्याप्त विकास हो जाता है। वह सार्थक प्रश्नों का सही उत्तर देने लगता है। उसमें स्मरण व कल्पना शक्ति का भी पर्याप्त विकास हो जाता है तथा भाषा का सही प्रकार से प्रयोग करने लगता है। जो छोटा बच्चा होता है, बाल्यावस्था में बच्चा क्या है, वो ये सारी चीज़ों में निपुण हो जाता है। अब बात करते हैं बाल्यावस्था एवं संवेगात्मक विकास के बारे में। बाल्यावस्था में बालक के संवेग मात्र क्या है, वो उत्तेजना ना होकर उसकी अभिव्यक्ति में सामाजिकता प्रकट होने लगती है। यानी बालक के जो संवेग हैं उनमें सामाजिकता प्रकट होने लगती है और बालक क्या है, अपनी अभिव्यक्तियों पर नियंत्रण करने लगते हैं। यानी कि कैसे बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कुछ हद तक ये जो है उन पर नियंत्रण करने में सक्षम हो जाते हैं। उनके संवेगों की उग्रता भी कम हो जाती है ना। और जो अवस्था है, ये बालक के संवेगों का दमन करने की क्षमता, यानी जो उसके संवेग हैं उनको खत्म करने की भी कुछ हद तक क्षमता जो है वो डेवलप हो जाती है। वह समझने लगता है कि जो है कैसे व्यवहार से जो हमारे परिजन हैं वो खुश होंगे और किस व्यवहार से जो है उनको जो है वो कष्ट होगा, तो वो ऐसे व्यवहार करने से बचते हैं। इस अवस्था में बालकों में ईर्ष्या हो गई, द्वेष हो गया, और ईर्ष्या द्वेष हो गई या फिर भय की जो भावना है ये विकसित होने लगती है। और इसका जो प्रकटीकरण है, जैसे चिढ़ाना हो गया, उपेक्षा करना हो गया, निंदा करना हो गया, आरोप लगाना, व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग करना आदि द्वारा ये करने लगते हैं। यानी किसी को कमेंट मारना और किसी का जो है किसी की बुराई करना, आरोप लगाना, इस तरीके के जो संवेग हैं इनमें उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार इस अवस्था में बालक क्या है, विभिन्न प्रकार के संवेगों, भय, ये जो है भय, चिंता, व्याग्रता और जो कुंठा है, प्रेम, प्रसन्नता, इनको प्रकट करने में सक्षम हो जाते हैं। यानी अवांछित संवेगों के दमन में कभी कभी इनमें मानसिक ग्रंथियां जो होती हैं वो बनने लगती हैं और इनका जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ जाता है। बात करते हैं बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की। तो बाल्यावस्था में बालक का जो संपर्क है ये जो है बाह्य शक्तियों से अधिक होता है। इस कारण उसका जो सामाजिक विकास है ये बहुत ही तीव्र गति से होता है। ठीक है। और इस अवस्था में वह विद्यालय में अन्य बालकों, अध्यापक, परिवार के सदस्यों एवं मोहल्ले के सदस्यों से संपर्क करता है। उनके क्रियाकलापों और विचारों से प्रभावित होकर वो एक नए वातावरण से क्या है, वो अनुकूलन करना सीखता है। यानी कई लोगों से वो मिलता है, जब बच्चा बाल्यकाल में विद्यालय जाता है और आसपास के लोगों से मिलता है तो वो कई नई नई चीजें सीखता है। इस अवस्था में वह मिलजुल कर खेलना यानी समूह में रहना क्या है, वो पसंद करता है। समूह में रहने के कारण बालक में उत्तरदायित्व, सहायता, सहयोग, दयालुता, ईमानदारी, आत्मनियंत्रण, ये सारे गुण क्या होते हैं, वो डेवलप हो जाते हैं। इस प्रकार अगर हम बात करें तो यह जो अवस्था है ये बालकों का सामाजिक जीवन प्रस्तुत करने के लिए जो है विस्तृत होने लगता है। यानी ये जो अवस्था है ये बालक के सामाजिक विकास के लिए अति महत्वपूर्ण होती है। समाज एवं समूह में अपनी अलग पहचान का बनाने में प्रयत्न करते हैं। समूह में अपना जो आधिपत्य है वो निभाने में जो है इनके लिए सहायक होता है और इसके लिए कभी कभी वे जो है अन्यथा आचरण भी करते हैं। यानी जो समूह है उसमें अपना स्थायित्व यानी अपना वर्चस्व बनाते हैं और कभी कभी क्या करते हैं, अपना अस्तित्व बनाने में ये क्या करते हैं कि इतने लीन हो जाते हैं कि ये कभी कभी गलत, मतलब सही हो या गलत हो इससे फर्क नहीं पड़ता इनको, लेकिन इनका स्थायित्व जो इनका वर्चस्व है वो बना रहे, इस चीज़ पे ये ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई बाल्यावस्था के बारे में। अब इनकी शिक्षा के बारे में बात करते हैं कि बाल्यावस्था में बालकों को शिक्षा कैसी देनी चाहिए। तो इस अवस्था में शिक्षा की व्यवस्था करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे भाषा विकास पर क्या ध्यान रखना चाहिए। बाल्यावस्था में भाषा विकास पर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसके लिए भाषण हो गया, वाद विवाद हो गया, निबंध प्रतियोगिता आदि जो है वो आयोजन इनका किया जाना चाहिए। रोचक पाठ्य सामग्री जो है, बालकों की पाठ्य सामग्री और पढ़ाए जाने का जो विषय है ये शिक्षण
विधि रुचिकर होनी चाहिए और जो विषय वस्तु का निर्धारण है ये बालक की आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार ही होना चाहिए। जिज्ञासा संतुष्टि की बात करें तो इस अवस्था में बालक में जिज्ञासा प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है, अतः शिक्षा का जो स्वरूप है ऐसा होना चाहिए कि बालक की जो प्रवृत्ति है ये अधिक से अधिक तुष्ट हो सके, यानी बच्चे जो हैं वो संतुष्ट हो सके। उनकी जो है, जो बच्चे क्वेश्चन करते हैं उस हिसाब से हमको उनके आंसर देने चाहिए। बात करते हैं रचनात्मकता एवं संचय प्रवृत्ति की। तो रचनात्मकता एवं संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन, इस अवस्था में बालकों में रचनात्मक कार्यों के प्रति रुचि विकसित होती है, साथ ही जो वस्तु अच्छी लगती है उसको रखना चाहता है, अतः विद्यालय में रचनात्मक कार्यों की जो व्यवस्था है वो बनाई रखनी चाहिए। बच्चे अच्छे चित्र हो गया, चित्रों के माध्यम से सीखते हैं, वस्तुएं आदि संचय करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। बात करते हैं सामूहिक भावना के विकास पर बल देने के लिए। तो बालकों की रुचि इस अवस्था में समूह के साथ रहने में होती है। शिक्षा व्यवस्था में सामूहिक खेल हो गया, शिविर हो गया, सामाजिक कार्य हो गया, भ्रमण पर्यंत हो गया और जो शैक्षिक मेले हैं आदि का प्रयोजन की जो इनकी व्यवस्था वो होनी चाहिए। सामाजिक गुणों के विकास के बारे में बात कर लेते हैं। तो विद्यालय में ऐसे क्रियाकलापों का आयोजन किया जाना चाहिए कि बालकों में अनुशासन, आत्मसंयम, उत्तरदायित्व, आज्ञा पालन, सहयोग और सहानुभूति जैसे सामाजिक गुणों का भी विकास हो। अब नैतिक एवं संवेगात्मक गुणों के विकास की बात करते हैं। तो इस अवस्था में बालक के नैतिक विकासों को समझने के लिए उनमें विश्वास करने जो है नैतिक मूल्य को समझने के लिए उनमें विश्वास करने लगता है। नैतिक शिक्षा के माध्यम से नैतिक मूल्यों को जो है उनको सिखाना चाहिए, सही दिशा देनी चाहिए। मनोविज्ञान क्या है, वो बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल मानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछता है कि अनोखा काल किस अवस्था को मानते हैं। सीटेट का ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। अभी मैं आपको पीवाईक्यू जो करवाऊंगी और भी मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप देखिएगा, उसमें ये बहुत बार रिपीट किया गया है कि जो है अनोखा काल किसे कहते हैं। तो बाल्यावस्था दिया होगा, शैशवावस्था दिया होगा, किशोरावस्था दिया होगा, तो आप किसको लगाएंगे, वो बाल्यावस्था को ही लगाएंगे। संवेग के विकास का अनोखा काल कहा गया है ये। अतः संवेग का जो प्रदर्शन है उसका इनको अवसर मिलना चाहिए, दमन नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये क्या होगा, इनमें हीन भावना ग्रंथि का जो है वो निर्माण हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रेम की। तो प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। शिक्षकों का व्यवहार बालकों के प्रति प्रेम पूर्ण और प्रोत्साहन देने वाला होना चाहिए। कोई भी चीज़ वो करते हैं तो उनको मोटिवेट करना चाहिए और उनकी जो है तारीफ करनी चाहिए कि आपने बहुत अच्छा किया, आप इससे भी अच्छा कर सकते हैं। या कोई भी चीज़ वो खराब करते तो ये कहते ठीक है, आप नेक्स्ट प्रयास में इसको अच्छा कर सकते हैं। अब शिक्षण विधि की बात करते हैं। तो शिक्षक को बालकों की रुचि के अनुसार पढ़ाते समय उचित शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए, जैसे खेल विधि हो गया, अनुकरण हो गया और आगमन निगमन हो गया, विश्लेषण संश्लेषण हो गया, प्रयोग विधि और क्रिया विधि द्वारा समझाना चाहिए। जैसे एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को सिखाना चाहिए, उनको खेल खेल में सिखाना चाहिए, आगमन निगमन है ना, इन विधियों का प्रयोग करके ही बच्चों को सिखाना चाहिए। तो ये तो हमने शैशवावस्था बाल्यावस्था की बात कर ली। अब हम बात करते हैं किशोरावस्था की। तो किशोरावस्था में शारीरिक विकास के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, किशोरावस्था में शारीरिक विकास निम्न प्रकार से होता है, यानी हम पहले इसकी लंबाई के बारे में बात करते हैं, लंबाई और भार के बारे में। तो इस अवस्था में क्या होता है, जो बालक बालिकाओं की जो लंबाई है उनमें तीव्र गति होती है, तीव्र गति से बढ़ते हैं। बालकों की लंबाई 18 वर्ष तक बढ़ती है, वहीं बालिकाओं की लंबाई 16 वर्ष तक जो है अपनी पूर्ण सीमा तक पहुंच जाती है। बालिकाओं की लंबाई जो है बालकों की लंबाई से कम होती है तथा इस अवस्था में बालकों की जो भार है, बालकों का जो भार है वो बालिकाओं की अपेक्षा तेजी से बढ़ता है। अवस्था के अंत तक बालकों का जो भार है वो बालिकाओं के भार से अधिक हो जाता है। आपने देखा शारीरिक और मानसिक, अभी हम शारीरिक विकास के बारे में बात कर रहे हैं। शैशवावस्था में क्या था, शैशवावस्था में जो बालक था उसका विकास जो है वो तेजी से हो रहा था, यानी उसकी वृद्धि में तेजी से बढ़ोतरी हो रही थी। बाल्यावस्था में कम हो गया था और फिर किशोरावस्था में तेजी से ग्रोथ होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो है वो क्रम चलता रहता है। अब बात करते हैं सिर व मस्तिष्क की। तो इस अवस्था में किशोर के सिर और मस्तिष्क का जो विकास है यह जो है मंद गति से चलता है। 16 वर्ष की अवस्था तक इनके मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो चुका होता है, यानी जो बालक का जो मस्तिष्क है उसका पूर्ण विकास 16 साल की अवस्था तक ही हो जाता है।
हड्डियों की बात करते हैं तो बाल्यावस्था में हड्डियों में लचीलापन होता है, इस अवस्था में समाप्त हो जाता है। जो भी लचीलापन, जो लुचुर-पुचुर से जो बच्चे होते हैं उनमें जो लचीलापन होता है ये नहीं होता है, वो समाप्त हो जाता है, बच्चे जो है ठोस हो जाते हैं। पूर्ण रूप से उनमें दृढ़ता आ जाती है, छोटी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, इस समय हड्डियों की भी संख्या कम हो जाती है। मानव के शरीर में जो हम लोग हैं उनमें 206 हड्डियां होती हैं, बाकी जो बच्चे होते हैं उनमें हड्डियां ज़्यादा होती हैं, कुछ जो है बाद में जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे वो जुड़ जाती हैं। दांतों की बात कर लेते हैं तो दांत इस अवस्था के अंत तक किशोरों के दांत जो है 32 हो जाते हैं। पहले आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं उनके 28 दांत होते हैं। अब जो बच्चों की संख्या है वो अब जो किशोरावस्था में दांतों की संख्या है ये बढ़ जाती है और इनकी मांसपेशियों का भी विकास जो है तीव्र गति से हो जाता है। इस अवस्था के अंत तक बालक बालिकाओं की जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनका पूर्ण विकास हो जाता है। शरीर के सभी अंग सुडौल व पुष्ट दिखाई देते हैं। बालक के सीने और कंधे, जो बालिकाएं हैं उनके वक्ष स्थल और कूढ़े चौड़े हो जाते हैं, यानी जो जनेंद्रियां हैं पूर्ण विकसित हो जाती हैं। बालकों की आवाज़ भारी हो जाती है, बालिकाओं की जो आवाज़ है उनमें मधुरता आ जाती है और हृदय की जो धड़कन है उनमें भी कमी आ जाती है, यानी जो हृदय की गति है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कने लगती है। आपने बच्चों की देखा होगा वो अनियमित होती है, जो हम लोगों की है वो 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। ठीक है, तो ये तो हो गई इनकी शारीरिक क्षमता के बारे में। अब किशोरों की मानसिक विकास के बारे में जो है समझते हैं। तो देखिए किशोरों में मानसिक विकास की अधिकतम सीमा तक होता है, यानी किशोरों में जो मानसिक विकास है ये अधिकतम सीमा तक होता है। इस अवस्था में होने वाले मानसिक विकास निम्न रूप से है, यानी बुद्धि का अधिकतम विकास। तो देखिए किशोरों में जो मानसिक विकास है ये अपनी उच्चतम सीमा छू लेता है। इस अवस्था में बालक बालिकाओं की ध्यान और स्मरण शक्ति में स्थायित्व आने लगता है, अर्थात इस अवस्था में बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है। मानसिक स्वतंत्रता के विकास की बात करें तो इस अवस्था में बालक दूसरों का हस्तक्षेप नहीं सह पाता है, यानी जो टीनेजर होते हैं, जो किशोरावस्था के बालक होते हैं, आपने एक स्टेटमेंट भी पढ़ा होगा हॉल का कि किशोरावस्था जो है वो आंधी और तूफान की अवस्था है। वो इसीलिए बोला गया कि उनको किसी का भी हस्तक्षेप करना पसंद नहीं होता है। वह अधिक से अधिक स्वतंत्रता जो है स्वतंत्र रहना चाहता है। हर वस्तु व्यक्ति क्रिया जो उसे सुख देती है उसके साथ ही अंतःक्रिया करने के लिए पराकाष्ठा पर वह हमेशा डूबा रहता है, यानी जिस चीज में उसको खुशी मिलती, चाहे चीज सही हो या गलत हो, वो वही चीज करने के लिए आतुर रहता है। उच्च मानसिक शक्तियों के विकास की बात करें तो किशोरावस्था में शब्द भंडारण क्या है वो अधिक बढ़ जाता है। चिंतन, तर्क, कल्पना शक्ति के साथ निर्णय लेने और समस्या निराकरण करने की जो क्षमता है उनकी, उसका भी विकास हो चुका होता है। अगला देखते हैं कि रुचियों की विविधता भी होती है इनमें। तो किशोरावस्था में रुचियों का विकास तीव्र रूप से होता है। बालक बालिकाओं में कुछ रुचियां समान होती हैं, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य हो गया, प्रदर्शन हो गया, आकर्षक व्यक्तित्व हो गया, पौष्टिक भोजन हो गया, वेशभूषा हो गया और पढ़ाई लिखाई हो गया, भाषाई रोजगार हो गया, चलचित्र हो गया, दूरदर्शन हो गया, कंप्यूटर, इंटरनेट, साहित्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम की विशेष रुचि होती है। किशोरावस्था में संवेगों की बहुत प्रबलता होती है। वह विभिन्न अवसरों की विभिन्नता जो है विभिन्न प्रकार से व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, यानी पल में वो दुखी हो जाते हैं, पल में ही तुष्ट हो जाते हैं। यह अवस्था क्या है वो भाव प्रधान होती है, जो किशोरावस्था होती है। इसमें क्या होता है, दया होती है, प्रेम होता है, क्रोध होता है, सहानुभूति, सहयोग आदि संवेगों की जो है प्रबलता होती है। इसी से रिलेटेड जो एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने किशोरावस्था में किशोर जो है वो बालिकाओं में काम प्रवृत्ति बहुत अधिक तीव्र हो जाती है। उनके संवेगात्मक व्यवहार पर जो है वो असाधारण प्रभाव डालती है, यानी जो काम प्रवृत्ति है वो किशोरावस्थाओं में बहुत अधिक हो जाती है। यह अवस्था स्वाभिमान और अहंकार को भी युक्त करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आता है। और इस पर जोर पहुंचाने पर आघात सहन नहीं कर पाता है, तो कभी कभी वे घर से पलायन भी कर जाते होंगे। आपने देखा होगा टीनेजर वाले लोग जो होते हैं बोलते हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, नहीं हुआ तो घर छोड़ के चला जाऊंगा, ऐसे ये सारी जो है उनमें परिवर्तन होते हैं। किशोर स्वतंत्र रहना चाहता है। वह अपने परिवार समाज के जो आदेशों हैं, परंपरा, रीति रिवाज, अंधविश्वासों को ना मानकर स्वतंत्र रूप जीना चाहता है। इसके साथ ही वह समाज में, समूह में, मित्रों में अपनी प्रतिष्ठा चाहता है और सतत प्रयास उसके लिए करता रहता है। तो ये सारी जो हैं ये सारी विशेषताएं ये किशोरावस्था में होती हैं संवेगात्मक रूप से।
अब इनके सामाजिक विकास के बारे में बात करते हैं। तो किशोरावस्था में बालक बालिकाएं जो है उनमें सामाजिक परिवेश विस्तृत होता है। नए सामाजिक संबंधों के फलस्वरूप नए ढंग से समायोजन करना किशोरों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। वे चुनौती को स्वीकार करते हैं और इस अवस्था में किशोरों को अपनी जटिल समस्याओं जैसे धन हो गया, बल हो गया, प्रेम विवाह हो गया और पारिवारिक जीवन हो गया, भावी व्यवस्था, स्वतंत्र जीवन जो व्यतीत करने की क्षमता है और एक उनके प्रति जीवन के प्रति एक निश्चित दृष्टिकोण का निर्माण भी इसी अवस्था के दौरान इनमें देखा जाता है, सामाजिक जो है विकास के जरिए। अब बात करते हैं किशोरावस्था में बालक बालिकाओं में कुछ ऐसे मित्र बन जाते हैं जिनसे वे खुलकर बातें कर सकते हैं, अपने मन के उद्गार प्रकट करते हैं। इन मित्रों की जो संख्या है ये कम होती है, यानी उनकी लाइफ में जो है फ्रेंड्स एक अच्छा रोल निभाते हैं। कभी कभी वो अच्छे भी होते हैं, कभी बुरे भी, लेकिन वो क्या है उनसे खुल के बातें कर सकते हैं। इस अवस्था में किशोर आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और इसके लिए वह अपने व्यवसाय का चयन करने के लिए चिंतित रहते हैं। इस कार्य में मिली सफलता और असफलता उसके जो है सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। यानी जो बच्चे होते हैं वो सोचते हैं हमें अपने करियर में ये सब चीज़ें करनी है, इन सारी चीज़ों के लिए वो अग्रसर होते हैं। किशोरावस्था में किशोरों के भीतर अपने माता पिता, परिवारजनों और परंपराओं और रीति रिवाजों के प्रति विद्रोह की भावना रहती है। यदि उन्हें सही ढंग और स्नेहपूर्ण से ना समझाया जाए तो यही विद्रोह की भावना प्रबल स्नेह अथवा प्रेम की भावना में परिवर्तित हो जाती है। यानी अगर बच्चों को प्यार से समझाया जाए, चीज़ें अच्छे से समझाई जाए तब तो ठीक है, अदरवाइज तो फिर वो अपने ही उससे करते हैं। अब बात करते हैं विकास और अधिगम की। तो देखिए सीखना क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। इसका जो सार निकलता है तो क्या है, सीखना क्या है, एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसे किसी विशेष आयु वर्ग से नहीं जोड़ा जा सकता। यानी विकास क्या है, जन्म से लेकर लास्ट तक चलता है और अधिगम और विकास एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं। यानी कुछ ना कुछ हम अपनी लाइफ में सीखते रहते हैं। विकास भी अधिगम को प्रभावित करता है, अधिगम भी विकास को प्रभावित करता है, यानी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। विकास व अधिगम एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते, यानी एक समान गति से नहीं बढ़ते हैं, कोई कम होता है, कोई ज़्यादा होता है। बालक की विकास की अवस्था का ज्ञान यदि शिक्षक को होगा तो शिक्षण विधि तथा वातावरण को बालक के अनुकूल करने में मदद करेगा। बालक चाहे समान आयु का हो या फिर मिश्रित आयु का हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। बाकी शिक्षक के लिए विकास ज्ञान महत्वपूर्ण होता है। यही वजह है पाठ्यक्रम के जो पाठ्यक्रम है इसमें बाल विकास एवं शिक्षण के सिद्धांत के रूप में दिया गया है। तो आई होप आपको क्लास समझ में आई हो, मेरा समझाने का तरीका समझ में आया हो। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो आप मेरी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आगे शेयर करना मत भूलिएगा। टॉपिक को मैं आपको बहुत ईजी तरीके से आगे समझाऊंगी। धन्यवाद।